आप सभी का स्वागत है दोस्त। जिस तरीके से मैं अभी एनसीएल एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहा हूँ उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने इस वीडियो में फिटर टर्नर और मशीनिस्ट वेल्डर सभी ट्रेडों के क्वेश्चन डाले हैं जो सभी एग्जाम में आपको काम आएंगे। दूसरे नंबर पर हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में मैंने क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्त थर्ड नंबर पर मैंने लिखा है कि हौसला बुलंद रखो और तैयारी करो, एक दिन सफलता जरूर आपके कदमों में आएगी। और दोस्त हमारे चैनल का नाम है फिटर फाइटर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन दबाएं। लेकिन ये सारी चीज़ तभी करना है जब आपको वीडियो से कोई फ़ायदा मिले और आपको लगे कि हमारे लिए यह चैनल बहुत ही अच्छा है। दोस्त हम समय की बर्बादी किए बिना चैनल से जो वीडियो है उसको वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5S रूल्स में थर्ड एस का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों मैं 5S के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो सेफ्टी के नियम होते हैं जो जापान देश ने इस रूल का निर्माण किया था, ये 5S रूल होता है। 5S रूल्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। उसमें 5 एस रहते हैं, 1 2 3 4 5 एस रहते हैं। 5 एस में सभी एस का अलग अलग मतलब होता है। जैसे पहले एस का मतलब शॉर्ट, सेटेनोटर, शाइन, सस्टेन और स्टैंडराइज होता है। तो ये मैंने पांचों बता दिए हैं। तो इसमें थर्ड एस का मतलब पूछा गया है, यानी कि इस थर्ड एस का मतलब पूछा है। तो ये थर्ड एस का मतलब होता है साइन, साइन का मतलब होता है चमकाना। तो इसमें इसका जो राइट आंसर थर्ड आंसर हो जाएगा। इसके मैं एक बार और सभी का मतलब बता देता हूँ। पहले का मतलब है शॉर्ट, दूसरे का सेटन ऑर्डर, तीसरे का साइन और चौथे का सस्टेन, और लास्ट में जो एस होता है उसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज्ड। तो पांचों एस में किसी भी एस का मतलब आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और गूगल से भी यदि आप अभी भूल रहे हैं तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप गूगल से भी इसको सर्च करके याद कर सकते हो। और मैंने आपको थर्ड एस का मतलब बता दिया है और पूरा भी मैंने आपको डिटेल करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एल्युमिनियम की टेपिंग में किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम एल्युमिनियम में टेपिंग कर रहे हैं। अब टेपिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। टेपिंग का जो मतलब होता है वो किसी होल के अंदर चूड़ी काटना होता है। तो टेपिंग का आप ध्यान रखेंगे कि चूड़ी काटना होता है। तो टेपिंग जब हम करते हैं तो एल्युमिनियम में, चाहे हम टेपिंग कर रहे हो चाहे कटिंग कर रहे हो, इसके लिए हमें केरोसिन या मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। क्योंकि एल्युमिनियम जो रहता है यदि हम ऑयल डाल देंगे तो उसमें हमारा टेप फंस जाएगा। तो इसलिए मिट्टी के तेल का हम उपयोग करते हैं, उसे हम केरोसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पार्ट डिवाइडेड। इसमें डिवाइडेड होना चाहिए था, इसमें डिसाइडेड लिखा है, ये डिवाइडेड रहेगा, भी रहेगा इधर। हाउ मैनी पार्ट डिवाइडेड ऑफ 23 डिग्री इन बर्नियर वेवल प्रोटेक्टर। इधर बेवल होगा, बर्नियर वेवल प्रोटेक्टर। यानी बर्नियर वेवल प्रोटेक्टर के 23 डिग्री को कितने भागों में बांटा जाता है। तो दोस्त 23 डिग्री को 12 बराबर भागों में बांटा जाता है बर्नियर वेवल प्रोटेक्टर में। तो इसका थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और भी जो लिखे गए हैं ये क्वेश्चन जो है 1 डिग्री 55 मिनट जो लिखा है बर्नियर वेल प्रोटेक्टर के बर्नियर स्केल डिवीजन का मान लिखा है, VSD की वैल्यू लिखी है, और MSD की जो वैल्यू होती है बर्नियर वेल प्रोटेक्टर में वो 1 डिग्री होती है। तो ये दो क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, बर्नियर वेल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट क्या होती है। जो बर्नियर वेल प्रोटेक्टर होता है तो हम इसको बेवल से समझेंगे। बेवल का मतलब होता है चांदा, यानी कि ये डिग्री में काम करेगा। तो बर्नियर वेल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट होती है 5 मिनट, और 5 मिनट को हम डिग्री में बनाएंगे तो 1/12 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा वो, 5 में हम 60 का डिवाइड करेंगे तो जब इसको काटेंगे तो 1/12 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 5 मिनट तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, इसीलिए इसका आंसर 1/12 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और जो 1 डिग्री 55 मिनट लिखा है, मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि बर्नियर वेल प्रोटेक्टर के बर्नियर स्केल के एक खाने का मान 1 डिग्री 55 मिनट होता है। और जो पहले नंबर पे 1 डिग्री दिया गया है, मेन स्केल के एक खाने का मान 1 डिग्री होता है। और थर्ड ऑप्शन में जो 1 मिनट दिया है, इस साइन बार की लिस्ट काउंट होती है, जिसकी लिस्ट काउंट 1 मिनट होती है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोवेल पिन की सरफेस हार्डनेस क्या होती है। जैसे ट्रांसमिशन जो हमारा फास्टनिंग वाला चैप्टर होता है तो हमारी एक डबल पिन रहती है। इस तरीके से इस पिन से हम फास्टनिंग कर सकते हैं, टेम्परेरी फास्टनर होता है। तो इसमें 2 हार्डनेस होती है, एक ऊपर की हार्डनेस इसकी थोड़ा ज़्यादा होती है, अंदर की हार्डनेस कम होती है। ऊपर की हार्डनेस इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि सतह घिसे नहीं। तो ऊपर की हार्डनेस जो होती है दोस्त वो होती है 60 से 64 HRC। अब HRC क्या होता है, HRC जो होता है ये HRC हार्डनेस की नापने की इकाई यूनिट्स होता है, हार्डनिंग रॉकवेल स्केल C, यानी कि किसी चीज़ का यूनिट होता है। उसी तरीके से हमारा हार्डनिंग का यूनिट होता है HRC। अंदर की जो हार्डनेस होती है उसे हम कोर हार्डनेस कहते हैं, ये होती है 50 से 54 HRC। तो दोस्त आप दोनों HRC याद कर सकते हैं, ऊपर की अधिक होगी अंदर की कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्क्रू पिच गेज का क्या कार्य है? स्क्रू पिच गेज जो होता है गेज के चैप्टर से लिया गया है, यानी गेज का क्वेश्चन है। स्क्रू पिच गेज जो होता है वो चूड़ी के पिच को चेक करता है। तो इसमें देख लीजिए आप, थ्रेड का इफेक्टिव डाया या इफेक्टिव डाया चेक करना, मेजर डाया चेक करना, पिच चेक करना। तो देखिए इसमें स्क्रू पिच गेज दिया है, तो इसका आंसर जो है थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें जो इफेक्टिव डाया दिया गया है इसे पिच डाया कहते हैं। ये इसको थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक किया जाता है। मेजर डाया, माइनर डाया, ये भी हम वी थ्रेड वी एनुअल माइक्रोमीटर होता है उससे हम कर सकते हैं, लेकिन इससे जो स्क्रू पिच गेज होता है इससे ओनली पिच को चेक किया जाता है। नेक्स्ट, डबल स्टार्ट थ्रेड का लीड जो होगा वो पिच का कितना गुना होगा? तो दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीड बराबर जो होता है, क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख दे दो, लीड बराबर होता है पिच इंटू एन। इसका मतलब होता है लीड बराबर पिच गुणे स्टार्टों की संख्या। अब जितने स्टार्ट बढ़ते जाएंगे हमारा पिच उतना गुना होता जाएगा लीड को निकालने के लिए। तो हमारा डबल स्टार थ्रेड होगा, डबल स्टार थ्रेड में लीड बराबर पी इंटू डबल स्टार में 2 हो जाएगा, यानी कि पिच का 2 गुना होगा। देख लीजिए इसमें, तो फर्स्ट आंसर राइट आंसर दिया है पिच का 2 गुना। यदि ट्रिपल स्टार होगा तो पिच का 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ के लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड होती है? जो हमारा लेथ मशीन का लीड स्क्रू होता है, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। यदि आपने कल का वीडियो हमारा ना देखा हो, हमने 100 क्वेश्चन लगभग समझाए थे, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, तो आप उससे देख सकते हैं। और मैं आज बता देता हूं, जो लेथ मशीन में लीड स्क्रू रहता है उसमें एक्मी थ्रेड होती है, मजबूत थ्रेड होती है, स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड होती है। तो एक्मी थ्रेड में हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो हमारा इस प्रकार से कैरेज होता है, ये हाफ नट के द्वारा एक्मी थ्रेड में इस तरीके से जुड़ा होता है। तो इसमें एक्मी थ्रेड होती है और इसका कोण 29 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नट में उसके ऊपर गोल भाग पर स्लॉट बने होते हैं? ये हमारा जो नट है जिसमें स्लॉट होते हैं, इस प्रकार का एक जो नट होता है हमारा, ये लॉकिंग नट की श्रेणी में आता है। तो मैं एक नट बना के आपको दिखा देता हूँ, हेक्सागोनल नट। जैसे इस तरीके से हमारा नट होता है हेक्सागोनल, और इसके बीच में होल रहता है और चूड़ी होती है। तो इसमें ऐसा नट नहीं है, इसमें एक राउंड पोर्शन है ऊपर से ऐसे राउंड, और उसमें इस तरीके से पिन डालने के लिए, स्प्लिट पिन डालने के लिए इस तरीके से स्लॉट बने हुए हैं। तो जब राउंड भाग में ऊपर स्लॉट बने होते हैं तो हम इसे कहते हैं, इसमें देख लिए ऑप्शन देख लेते हैं, चकनट। चकनट में 2 नट होते हैं, आंसर गलत होगा। केसल नट, तो ये दोस्त ये हमारा आंसर हो जाएगा केसल नट, क्योंकि हमारे नट के ऊपर जो रिंग बनी हुई, उस रिंग में स्लॉट बने हुई, इसलिए केसल नट कहते हैं। यदि ये जो स्लॉट होते हमारे नट में ही होते, रिंग में नहीं होते, यानी नट के ऊपर ही स्लॉट होते, तो हम उसे स्लॉटेड नट बोल देते। और स्प्लिट पिन नट जो होता है उसके लिए बीच में हम नट के बीच में होल करके एक पिन डाल देते हैं, जिसे हम स्प्लिट पिन कहते हैं। तो उसका आंसर स्प्लिट पिन नट होता है। खैर, हमारा जो क्वेश्चन है कि नट के ऊपर गोल रिंग में जो स्लॉट होते हैं उसे हम बोलते हैं केसल नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन का मान क्या होता है? तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। 1 माइक्रोन का जो मान होता है, ये सारे mm में दिए हैं और मीटर में दिए गए हैं, तो मैं mm में आपको बता देता हूँ। 1 माइक्रोन का मान 0.001 mm होता है, तो फर्स्ट आंसर होता है। मीटर में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और 10 की पावर -3 mm लिखा हुआ है, ये भी राइट आंसर। इसलिए ऑल ऑफ एबव इसके 4th आंसर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों आंसर इसमें सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन नहीं, मैं एक बात बताने वाला हूँ आपको। बुद्धि से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। यानी दोस्त, आप यदि ये सोच रहे हो कि ये वो अच्छा होशियार है, ये मैं थोड़ा उतना होशियार नहीं हूँ, तो दोस्त बुद्धि से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। यह सब मन का खेल है। यदि आपने मन में बिठा लिया कि हमको कुछ नहीं आ रहा है या हम उससे कम होशियार हैं, तो दोस्त ऐसा नहीं है। आप समय दीजिए, पढ़िए, आप भी उन्हीं बच्चों की तरह होशियार हो जाएंगे और आप भी जल्द से जल्द जॉब पा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक भारी रेडियल लोड के लिए किस बेरिंग का प्रयोग करते हैं? यानी हमें अधिक भारी रेडियल लोड लेना है। रेडियल लोड का मतलब होता है कोई रेडियस में लोड लेना है, तो इसके लिए बॉल बेरिंग दिया गया है, ये नहीं है। रोलर बेरिंग रेडियल लोड के लिए नहीं होता है। थ्रस्ट बियरिंग, ये वर्टिकल लोड के लिए रहता है। तो इसका राइट आंसर 4th आंसर हो जाएगा सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, यानी कि इसमें जो बाहरी सतह रेडियस में होती है, बेरिंग की बाहरी सतह जो होती है वो रेडियस में होती है, तो ये रेडियल लोड को सहन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी कि हम अनिलिंग क्यों करते हैं? तो दोस्त, अनिलिंग की जाती है धातु को सॉफ्ट करने के लिए, मशीनेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो इसमें 3rd आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टफनेस बढ़ाने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं, ब्रिटलनेस कम करने के लिए टेम्परिंग करते हैं, हार्डनेस बढ़ाने के लिए हार्डनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लो कार्बन स्टील के जॉब पर कार्बन की % मात्रा बढ़ाने को क्या कहते हैं? लो कार्बन स्टील होता है उसमें वो सॉफ्ट होता है, तो उसकी बाहरी सतह पे हम केस हार्डनिंग कर देते हैं, उसे हम कार्बोराइजिंग कहते हैं। तो इसका थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कार्बोराइजिंग करके हम उसकी जॉब की बाहरी सतह पर कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और उसमें घिसावट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बुशिंग अलग अलग व्यास के टूल को गाइड कर सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। हमारे बुशिंग कई तरीके के होते हैं, जैसे प्रेस फुट बुशिंग है, स्लिप बुशिंग है। तो एक बुशिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग। तो इसमें फर्स्ट आंसर दिया गया है स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग। ये हम रिन्यूएबल शब्द से समझेंगे, जिसमें रिन्यूएबल आएगा यानी कि वो अलग अलग व्यास के टूल को गाइड कर सकता है। फिक्स रिन्यूएबल बुशिंग जो होता है वो हम जो फिक्स रिन्यूएबल होता है उसमें एक ही व्यास का टूल गाइड होता है, लेकिन उस बुशिंग को हम चेंज कर सकते हैं यदि खराब हो जाए, लेकिन गाइड करेगा एक ही व्यास को। स्लिप रिन्यूएबल में स्लिप भी है और रिन्यूएबल भी है, यानी कि इसमें अलग अलग व्यास का टूल भी गाइड होगा, प्लस उसको जिग के जीवन काल में हम उस बुशिंग को चेंज भी कर सकते हैं। यानी दो काम है, एक तो अलग अलग टूल को गाइड कर रहा है, प्लस इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिक्स रिन्यूएबल बुशिंग एक टूल को गाइड करेगा, लेकिन हम इसको चेंज करते हैं। प्रेस फिट बुशिंग जो होती है वो हम प्रेस करके उसको फिट करते हैं, ये चेंज नहीं कर सकते हैं। बेल्टेड बुशिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिश ट्यूबुलर सरफेस को किस रिंच से पकड़ते हैं? यानी हमारी कोई जॉब की सतह है वो फिनिश है, मान लीजिए ये हमारा जॉब है, ट्यूबुलर सरफेस है राउंड, इसको हमें पकड़ना है, वो फिनिश है। तो इसके लिए हमें पट्टीदार रिंच आता है इस प्रकार से, जिस पर बेल्ट होता है हमारा कमर का, तो उसे हम स्टेप रिंच कहते हैं। स्टेप रिंच का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टेप रिंच हो जाएगा। मैं फुटप्रिंट रिंच बता देता हूँ। मंकी रिंच से पाइप को खोला जाता है। एलन रिंच से सॉकेट हेड स्क्रू को खोला जाता है। और फुटप्रिंट रिंच जो होता है, कोई कंजेस्टेड जगह होती है वहाँ फुटप्रिंट रिंच का प्रयोग करते हैं। M10 का बोल्ट किस रिंच से खुलेगा? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो हमारा बोल्ट है, कोई जिस प्रकार से मैं बना देता हूँ, ये बोल्ट है और इसकी सेंग का व्यास जो है वो 10 है। M10 का मतलब होता है सेंग का व्यास 10। अभी जो हेड रहेगा ये सेंग से 1.5 गुना होता है, तो हमारा हेड का व्यास 15 हो जाएगा। यानी ये मैंने चित्र बनाया है आपको समझाने के लिए बनाया है। M10 का मतलब सेंग का व्यास 10 है, हेड का व्यास 10 नहीं हो सकता, हेड का व्यास 15 होगा, तो ये 15 नंबर वाले स्पेनर से खुलेगा। ध्यान रखना है दोस्त, 10 आंसर मत लगा देना गलती से, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा। M20 इंटू 1.25 के लिए टेप ड्रिल साइज ज्ञात करें। जब हम किसी होल में चूड़ी काटते हैं तो छोटा ड्रिल करते हैं, यानी टेप से छोटा ड्रिल करना पड़ता है, तो उसके लिए सूत्र होता है TDS बराबर TS माइनस 2D। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, मैं समझा रहा हूँ आपको। 20 माइनस 2 इंटू मीट्रिक थ्रेड है, M लिखा है मीट्रिक थ्रेड, तो 0.61 गहराई होती इंटू P होता। अब P की वैल्यू हमारी दी गई है क्वेश्चन में 1.25। यदि नहीं दी हो तो भी दोस्त आप 1.25 रख के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 20 माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू P की वैल्यू रखेंगे 1.25, और जब हम इन तीनों का गुणा करके 20 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 18.47। तो 18.47 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, क्लच का क्या कार्य है? यानी क्लच का जो हम उपयोग करते हैं तो उसका क्या कार्य है? तो मैं क्लच और कपलिंग के बारे में एक बात बता देता हूँ। कपलिंग भी दो शाफ्टों को जोड़ता है, क्लच भी दो शाफ्टों को जोड़ता है, लेकिन क्लच दो शाफ्टों को चलते चलते अलग भी कर सकता है, कपलिंग चलते चलते अलग नहीं कर सकता है। क्लच जब हम लेते हैं तो हमारा ड्राइवर यानी कि मोटर चलता रहता है और ड्रिवन रुक जाता है। तो इसमें हम देख लीजिए, ड्राइवर को रोकने के लिए स्टॉप ओनली ड्राइवर, स्टॉप ओनली ड्रिवन, दोनों के लिए तो ये हो नहीं सकता, कोई नहीं हो नहीं सकता। अब देख लेते इसमें मोटर हमारा चलता रहता है, यानी कि हमारा ड्राइवर चलता रहता है, तो रुकेगा क्या? ड्रिवन रुकेगा, तो स्टॉप ओनली ड्रिवन। तो इसका सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम मोटरसाइकिल में क्लच ले लेते हैं तो हमारा ड्राइवर सिस्टम चलता रहता है, लेकिन हमारी जो चेन होती है वो चलना बंद हो जाती है, यानी कि हमारा चेन को जो चलाने वाला सिस्टम होता है वो तो चलता रहता है। तो ये नहीं कि मतलब मोटर चलेगा और मशीन रुक जाएगा। तो ड्राइवर तो ये किसके लिए होता है? ये हमारा ड्रिवन सिस्टम को स्टॉप करने के लिए रहता है। तो दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम पावर के लिए किस क्लच का उपयोग करते हैं हम? यानी कि कम पावर पर हमें पावर ट्रांसमिट करना होता है तो हम कौन क्लच का उपयोग करते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी ग्रिपिंग माध्यम नहीं होता है। इसमें प्लेट क्लच दिया है नीचे, ये ऑटोमोबाइल में होता है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो होता है पुरानी जो मोटरसाइकिल मोपेड होती है उसमें होता है। डॉग क्लच का उपयोग एक पॉजिटिव क्लच होता है, इसका हम थोड़ा हैवी लोड में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनिंग ऑपरेशन करते समय किस कटाई कंपाउंड का प्रयोग करते हैं? तो आप इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? मशीनिंग ऑपरेशन तो हमें करना है, लेकिन इसमें देखिए कटाई कंपाउंड लिखा है। कटाई कंपाउंड का मतलब होता है कटिंग कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है दोस्त मिश्रण। तो हमारा जो मिश्रण होता है
वो सोल्यूबल ऑयल रहता है, तो इसमें देखिए सोल्यूबल ऑयल दिया गया है। यदि इसमें होता है कटिंग ऑयल, इधर कटाई ऑयल होता है, दोनों जगह कटाई ऑयल, तो हम इसका आंसर लाड ऑयल लगा देते हैं। लेकिन इसमें कंपाउंड दिया है तो हमारा कंपाउंड मिश्रण सोल्यूबल ऑयल है, इसलिए हम सोल्यूबल आंसर लगाएंगे। मिट्टी का तेल तो एल्यूमिनियम के लिए होता है, और पानी साधारण कार में हम कभी कभी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्त, ये पावर बूस्टर में 10-10 क्वेश्चन के बाद पावर बूस्टर बता रहा हूँ ताकि आप में एनर्जी आती रहे। शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन सुन तो सकते ही हो भाई दोस्त। भाग्य के भरोसे मत रहो, यानी भाग्य से कुछ नहीं होता। जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं। कर्म से भी भाग्य बदला जा सकता है, तो हम यदि कर्म करेंगे तो हम भाग्य की रेखाएं बदल सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन की स्थापना करने में लेवलिंग बोल्ट का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों जो लेवलिंग बोल्ट होता है उससे हम मशीन को एडजस्ट कर सकते हैं हाइट को, यानी जब हमें किस तरफ नीचा है तो हम उसको ऊंचा कर सकते हैं, जिस तरफ नीचा है उसको हम ऊंचे को हम नीचा कर सकते हैं। तो मशीन को लॉक करना गलत हो जाएगा, मशीन के बाहर गलत हो जाएगा, मशीन को चलाना गलत हो जाएगा। मशीन की हाइट एडजस्ट करना, तो इसका राइट आंसर फोर्थ आंसर हो जाएगा। ये हम दोस्त किससे समझेंगे? ये हम समझेंगे लेवलिंग से। ये लेवलिंग दिख रहा होगा आपको, ये लेवलिंग लगा, तो लेवलिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे एडजस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राईपोड की कितनी टांगें होती हैं? तो ट्राईपोड दोस्त ट्राई से ही समझ में आ रहा है, ट्राई का मतलब होता है 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ट्राईपोड में 3 टांगें होती हैं और तीनों 120 डिग्री में रहती है। अब ट्राई से हम 3 से कैसे समझेंगे दोस्त? इस प्रकार से हमारे कैमरे को लगाने के लिए 3 टांगों वाला एक यंत्र होता है, उसे हम ट्राईपोड कहते हैं। उसी तरीके से हम अपने किसी सामान को उठाने के लिए चेन होस्ट को ट्राईपोड से लटकाते हैं, तराजू को ट्राईपोड से लटकाते हैं, जिसमें भार तोला जा सकता है। ग्राइंडिंग करने में किस चश्मा का प्रयोग करते हैं? दोस्त हम ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग करने में एक विशेष प्रकार की चिनगारी आती है, तो उस चिनगारी से बचने के लिए हम किस चश्मे का प्रयोग करेंगे? कलर गूगल से, यानी कलर्ड ग्लास का उपयोग करेंगे दोस्त? नहीं करेंगे। कलर्ड ग्लास का उपयोग हम काले ग्लास का उपयोग तब करते हैं जब वेल्डिंग करते हैं, जिसमें पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए हम कलर्ड ग्लास का उपयोग करते हैं। क्लियर ग्लास, क्लियर गूगल्स, हेलमेट और एप्रन। तो दोस्त हेलमेट का हम उपयोग करते हैं सिर से बचने के लिए, सो सिर पे थोड़ी कोई चिंगारी का कुछ इफेक्ट पड़ेगा। एप्रन हम चेस्ट से बचने के लिए, तो इसका आंसर होगा क्लियर ग्लास। इसे हम सेफ्टी ग्लास या क्लियर ग्लास के नाम से जानते हैं। इसमें एक क्लियर मिरर होता है जिसमें हमें आर पार दिखाई देता है, लेकिन वो चिंगारी से रोक सकता है। हैमरिंग करते समय हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए दोस्त? हम हैमरिंग कर रहे हैं तो हमें हैमरिंग करते समय नज़र, तो हैमरिंग करते हैं तो हमारा जो निगाह होना चाहिए, जिस स्थान पे हमें चोट लगानी है वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम उस जगह पे नहीं देखेंगे तो हमारा हैमर जो है दूसरी जगह पड़ सकता है। तो हैमर की तरफ हम हैमर की तरफ कभी नहीं देखेंगे, हैंडल की तरफ हम नहीं देखेंगे, निहाई की तरफ नहीं देखेंगे। स्ट्राइकिंग प्लेस का मतलब होता है कि हैमर जिस जगह हमें हैमर को पटकना है उसी प्लेस को स्ट्राइकिंग प्लेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड वी आइस वाइल चिपिंग, यानी इसका मतलब होता है कि हम चिपिंग करते समय हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए। जिस प्रकार से हैमरिंग करते समय हमने क्वेश्चन बताया, उसी तरीके से चिपिंग करते हैं। तो चिपिंग का मतलब होता है चीजल के द्वारा जब कटाई की जाती है, इस तरीके से चीजल रहती है, चीजल ऊपर हेड रहता है, और इस तरीके से चीजल से जब हम कटाई करते हैं तो हमें चिपिंग करते समय नज़र हमारी पॉइंट पर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ आंसर हो जाएगा चीजल के पॉइंट पर। चीजल का जो मैंने ऊपर हेड बनाया इसे मशरूम हेड कहते हैं, जो फैल जाता है तो उसे मशरूम हेड कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंपोनेंट की ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन जो है, ये डायमेंशन थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखना चाहिए था, मैं लिख देता हूँ। इसका जो लिखा हुआ था 20 ± 0.03, ये दोनों जगह इधर भी मिस्टेक हुआ है और इधर भी मिस्टेक हुआ है। इसमें 20 ये बेसिक साइज है 20 और ± 0.03 है, तो हमें इसमें टॉलरेंस निकालना है कि टॉलरेंस क्या होगा। दोस्त क्वेश्चन में मिस्टेक को आप दरकिनार करिए और हमारे जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसको समझिए। यानी बेसिक साइज 20 ± तो हम जब भी कोई टॉलरेंस निकालते हैं तो हाई लिमिट माइनस लो लिमिट करते हैं, तो इसकी जो हाई लिमिट होगी वो जोड़कर निकलेगी, तो इसकी हाई लिमिट हो जाएगी वो 20.03 और इसकी जो लो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 19.97। तो इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस जब करेंगे तो 0.06 आंसर आ जाएगा, तो इसका टॉलरेंस 0.06 हो जाएगा। हाई लिमिट माइनस लो लिमिट, तो ये सूत्र होता है टॉलरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक फ्लूइड को किस में भरा जाता है? हाइड्रोलिक फ्लूइड पहले मैं बता देता हूँ। हाइड्रोलिक फ्लूइड्स वो होता है, फ्लूइड होता है ऑयल के द्वारा ही हमारा सिस्टम चलता है। जिस प्रकार से हम ट्राली और ट्रक में को पलटने के लिए, यानी उसकी ट्राली को सामान को निकालने के लिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग करते हैं, तो ये हमारा चलता है ऑयल से। ऑयल को रिजर्वायर में भरा जाता है, एक टैंक होता है उसे हम रिजर्वायर कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में फोर्स फीड लुब्रिकेशन पहचाने,
यानी कि हमें ये बताना है कि कौन सा फोर्स फीड लुब्रिकेशन, तो हम फोर्स से समझेंगे, जिसमें फोर्स लगेगा वही लुब्रिकेशन फोर्स फीड होगा। तो बिग फीड जो होता है ये ग्रेविटी वाला होता है, साइड फीड ग्रेविटी वाला होता है, ऑयल कप भी ग्रेविटी वाला होता है। तो ऑयल कैन जो होता है इस तरीके से एक कैन होता है जिसमें ऐसे पाइप लगा रहता है, इधर अंगूठा डाल के इधर दबाते हैं अंगूठे से, तो ये ऑयल आगे निकलता है। साइकिल की टोन पर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए किस गियर का उपयोग करते हैं दोस्तों? इसके लिए रैक एंड पिनियन गियर होता है, जिसमें हम रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग, स्पर गियर रोटरी से रोटरी, हेलिकल रोटरी से रोटरी, बर्म गियर जो होता है ये भी हमारा रोटरी से में ही कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनिंग के लिए हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या रखा जाता है? यानी कि दोस्त हमें हार्डनिंग करना है तो हाई कार्बन स्टील का जो हमारा लोअर क्रिटिकल है, तो ये दोस्त हाई कार्बन की स्टील के लिए नहीं, सारे जितने भी मेटल होते हैं, चाहे वो माइल्ड स्टील हो, हाई कार्बन स्टील हो, मीडियम कार्बन स्टील हो या कोई अनएलॉय स्टील हो, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर दोस्त 723 डिग्री सी ही सही होता है। और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 800 से 1200 होता है। और 800 से 1300 जो होता है ये माइल्ड स्टील का हार्डनिंग टेम्परेचर लिखा हुआ है 800 से 13। और 60 से 70 डिग्री से जो लिखा हुआ है ये बेरिंग का टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो दोस्त मैंने सारे टेम्परेचर के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और दोस्त यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार मैं और कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल फिटर पॉइंट को सब्सक्राइब करें। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ओके।